एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम अब पास आने वाला है। ओके, अगर आप सभी अभी भी प्रिपरेशन शुरू नहीं कर रहे हैं तो शुरू कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन एंड प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। ओके, आज का ये जो क्लास है वो जनरल साइंस से रिलेटेड है, जिसमें आपके रीजनिंग एंड मैथ्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलिएगा एंड HTET की प्लेलिस्ट को ज़रूर देख लें। बहुत सारी क्लासेस एंड प्रैक्टिस सेट आपकी अवेलेबल हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर दीपाली अनुराधा के पति हितेश की इकलौती पुत्री है तो दीपाली का अनुराधा से क्या संबंध है? ओके, आपका ये ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है इसको, और दीपाली और अनुराधा का जो बीच में क्या रिलेशन है ये आपको बताना है। वो पुत्री है या वो बहन है या पोती है या फिर दादी है। ब्लड रिलेशन से रिलेटेड अगर आपको बेसिक्स नहीं आते हैं तो आप उन्हें जान लें। मैक्सिमम क्वेश्चन ऑफ सॉल्व करें। रीजनिंग के जो प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट में उन्हें सॉल्व करें। ओके, क्योंकि ये बहुत ही सरल प्रश्न होते हैं, फ्री के नंबर होते हैं जिन्हें आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ओके, यहाँ पर जो हमें पता करना है कि मेन कैरेक्टर कौन है। ओके, अगर दीपाली अनुराधा के पति हितेश की इकलौती पुत्री है तो फिर दीपाली का अनुराधा से क्या संबंध है? ओके, चलिए इसे हम लोग फैमिली ट्री बनाकर सॉल्व करते हैं। राइट, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, एक कैरेक्टर है जो है अनुराधा। ओके, अनुराधा अनुराधा के पति हितेश हैं। चलिए ठीक है, तो अनुराधा के पति हितेश, और दीपाली जो है, अगर दीपाली अनुराधा के पति हितेश की इकलौती पुत्री है, यानी हितेश की पुत्री है, इकलौती पुत्री है, राइट, तो फिर वो दीपाली के साथ अनुराधा का क्या रिलेशन है? तो जब उसके हस्बैंड की पुत्री है तो उसकी भी पुत्री हुई। ओके, तो यहाँ पर जो रिलेशन आ रहा है वो बहुत ही सिंपल है, डॉटर है उनकी, दीपाली की डॉटर है। ओके, यहाँ पर आपको ये जनरेशन गैप देखने को मिल रहा है। हितेश एंड अनुराधा हस्बैंड वाइफ है और दीपाली जो है वो डॉटर है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। राइट, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, एक्स वाई का भाई है, वी वाई की माँ है, एन एम वी के पति की बहन है। ओके, यहाँ पर एम है, एम वी के पति की बहन है, एन वी का भाई है, तो एन के पुत्र का वाई से क्या संबंध है? सिंपल, यहाँ पर भी आपको रिलेशन बताना है, तो रिलेशन बताने के लिए आपको एक फ्लो चार्ट तैयार करना होगा। ओके, जनरेशन का फैमिली ट्री का एक फ्लो चार्ट तैयार करना होगा जिसमें आपको क्लियर होगा कि आखिर क्या है इनका रिलेशन। तो जल्दी जल्दी आप अपना करेक्ट आंसर निकाल के नोट कर लीजिए। ओके, अब हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका कह रहा है एक्स वाई का भाई है। ओके, यानी एक्स वाई का भाई है। ठीक है, एक्स हमारा भाई हो गया वाई का। नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है
क्वेश्चन कि जो वी है वो वाई की माँ है, यानी माँ है तो कहीं ऊपर वाली जनरेशन में होगी। ओके, तो यहाँ पर आपका हो जाएंगी वी। नेक्स्ट लाइन है कि जो एम है वो वी के पति की बहन है, यानी एम वी के पति की बहन है। वी का कोई है पति, ओके, जिसकी बहन है एम, राइट। अगली लाइन है कि एन वी का भाई है, यानी जो हमारा एन कैरेक्टर है ये वी का भाई है। तो एन के पुत्र का वाई से क्या संबंध होगा? एन का यहाँ पर कोई होगा पुत्र, ओके। तो यहाँ पर एन के पुत्र का रिलेशन पूछा है वाई से, ओके। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि जो एन का भाई है, सॉरी, एन का जो ये पुत्र है ये वाई वाली जनरेशन में ही है, यानी या तो जो एन है या वाई का तो जेंडर क्लियर नहीं है, पहली बात है, ठीक है। लेकिन एन का ये पुत्र है, इसका जेंडर हमें क्लियर है। अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं बहन, तो बहन तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि आपका ये भाई है। नेक्स्ट है चाचा, मामी या मौसी, तो ना चाची है ना मामी है ना मौसी है, क्योंकि वो इस वाली जनरेशन में, नीचे जनरेशन में लाई कर रहे हैं दोनों, ओके। नेक्स्ट है चचेरा, ममेरा, भाई या बहन, ओके। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, भांजा या भतीजा, तो भांजा भतीजा भी नहीं है, लेकिन ममेरा भाई ये मामा का लड़का ज़रूर है, इसलिए हमारा ये जो थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, चचेरा, ममेरा भाई या फिर बहन। और हमारा ये जो ममेरा भाई है ये यहाँ पर करेक्ट आ रहा है, ठीक है। एन के पुत्र का वाई से क्या संबंध है, ओके। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक कार्यालय में सभी कर्मचारी एक लाइन में पंक्ति में खड़े हुए हैं। एक कर्मचारी दोनों सिरों से 47वें प्लेस पर है, यानी 47वें स्थान पर है। उस कार्यालय में कितने कर्मचारी सदस्य हैं? यानी जो एक वर्कर है वो यहाँ से भी लाइन के इस ओर से भी वो 47वें प्लेस पर है, एंड अगर इस ओर से भी बात करें तो भी वो 47वें प्लेस पर है, ओके। ये हो गई हमारी राइट साइड एंड ये है हमारी लेफ़्ट साइड। तो आपको टोटल वर्कर्स की संख्या बतानी है। बहुत ही सिंपल प्रश्न होते हैं ये। आपको जो टोटल ये कैंडिडेट्स हैं इन्हें ऐड करना है, यानी 47 + 47 आपको मिल जाएगा कितना? सो ये आपका हो जाएगा 94। अभी हम देख रहे हैं कि अगर हम टोटल कैंडिडेट्स जोड़ रहे हैं तो हमें 94 मिल रहा है, ओके। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो एक ही पर्सन है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, यानी वो लेफ़्ट से भी काउंट हुआ और राइट से भी काउंट हुआ, इसलिए हमें यहाँ पर -1 करना पड़ेगा। एंड -1 करने के बाद आपको जो 93 वाला ऑप्शन है वो आपको करेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल होते हैं, लेफ़्ट से काउंट कर लीजिए, राइट से काउंट कर लीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए, एंड क्योंकि वो पर्सन रिपीट हुआ है इसलिए उसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो हमारा जो है वो करेक्ट आंसर आ जाता है, ओके। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, एक पंक्ति में अमन बाएं से 20वें स्थान तथा गीता दाएं से 14वें स्थान पर है। यदि वे अपना स्थान परस्पर बदल लेते हैं तो अमन बाएं से 30वें स्थान पर आ जाता है। अब गीता का दाएं से क्या स्थान होगा ये आपको इसमें बताना है। ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन से कठिन प्रश्न है, ओके। क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर।
सो बेसिक जो फॉर्मूला होता है हमारा, वो हमारा होता है टोटल नंबर इज इक्वल टू बाएं से ए का स्थान प्लस दाएं से बी का स्थान -1। ओके, बाएं से आपको दिया क्या क्या गया है, बाएं से अमन का स्थान दिया है 20वां। ओके, और गीता का स्थान दिया है कितना, 14वां। ओके, एंड अभी आपको पहले टोटल निकाल लेना है, तो कुल जो है वो हो जाएगा आपका 30 + 14 - 1 यानी 43 यहाँ पर आपका टोटल हो जाएगा। अभी क्या करना है कि आपको स्थान बदल देने हैं। अभी हमें दाएं से जो गीता का स्थान है वो तो पता नहीं है, तो अभी हमारा जो क्वेश्चन है जो स्थान बदल जाएगा, तब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कुल बराबर बाएं से गीता का स्थान, ओके, प्लस दाएं से गीता का स्थान -1। ओके, तो अभी हमें टोटल पता है 43, बाएं से गीता का स्थान, बाएं से गीता का स्थान क्या हो जाएगा 20, क्योंकि स्थान बदल गए ना। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 प्लस दाएं से स्थान -1, 44 - 20 इज इक्वल टू 24। सो इस प्रकार से गीता का जो है वो दाएं से स्थान हो जाएगा कितना, 24वां। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लीजिएगा पीछे करके। आपका अगर करेक्ट आंसर 24 आया है तो आपने बिल्कुल सही किया है। बढ़ते हैं अब अपने प्रश्न अगले पर। क्वेश्चन नंबर 5, और ये प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, बहुत भर भर के इन टाइप के क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है। आपको ये सीरीज़ दी है, इस सीरीज़ में आपको जो भी पैटर्न यहाँ पर आपको मिल रहा है उसी के बेसिस पर आपको यहाँ से करेक्ट ऑप्शन का पता करना है कि कौन से ऑप्शन में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, जैसे L से N गए +1, तो यहाँ पर भी वही +1 +2 टाइप से चले, इस प्रकार से आपको पता करना है। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन नंबर 5 में देखना होगा। आपको जो है ना इनकी पोजिशनल वैल्यू बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर ऐसे ABCD लिखकर आप उनका ऑपोजिट, उनकी नंबर, पोजीशन, वैल्यू सभी कुछ याद कर लें, क्योंकि ये ऐसे फ्री के नंबर होते हैं। अगर आप इनमें टाइम वेस्ट करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आप उसे टफ बनाएंगे। ओके, इन सरल से प्रश्नों में आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, एंड ऐसा तभी होगा जब आप अच्छे से इनके ट्रिक्स, इनकी शॉर्ट ट्रिक्स और फॉर्मूला वगैरह सब समझे हुए होंगे। ओके, तो सबसे पहले तो हमें पता करना है कि हमें जो सीरीज़ दी गई है उसमें क्या हो रहा है। L N Q U और G। ठीक है, अगर हम L की बात करें तो L से N को पहुंचने में हमें L M N यानी +2 करना पड़ा। ओके, नेक्स्ट हम देखें N से हम Q पहुँचे तो NOPQ +3 करना पड़ा। Q से U में आपको +4 करना पड़ा, U से Z में आपको +5 करना पड़ा। इस तरीके से आपने जाना कि प्लस प्लस करके आपके जो नंबर है +2 +3 +4 +5 की ये सीरीज़ यहाँ पर बन रही है। अब आपको अपने सारे ही ऑप्शंस को चेक करना होगा। ओके,
ऑप्शंस अगर आपके फर्स्ट की बात करें, CEHIK, ओके। सो अगर फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर C से E पहुँचने के लिए +2 किया, E से H पहुँचने के लिए +3 किया, ठीक है। H से I पहुँचने के लिए यहाँ पर +1 कर दिया और I से K पहुँचने पे +2 कर दिया। तो ये जो हमारी स्टैंडर्ड सीरीज़ है उससे ये फॉलो नहीं हो रहा है, ओके। नेक्स्ट ऑप्शंस देखते हैं। PRUYD, P से R आपने +2 करा, ठीक है। R से U में RSTU +3 किया, U से Y में +4 किया और Y से D में यानी YZABCD +5 किया। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो सेकंड वाले ऑप्शन में सीरीज़ है वो हमारी सीरीज़ से फॉलो हो रही है, ओके। तो अभी हमें करेक्ट मिल गया आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। लेकिन अगर हमें ये सीरीज़ सेकंड ऑप्शन में नहीं मिल रही होती तो हमें आगे वाला जो ऑप्शन है उसे भी देखना पड़ता, नेक्स्ट फोर्थ को भी देखना पड़ता, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ओके। एंड इस टाइप की सीरीज़ के क्वेश्चंस आपके भर भर के आ रहे हैं। अगर आप में से किसी ने भी RRB NTPC दिया होगा तो आपको पता होगा एक एक शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न इस टाइप के पूछे गए हैं। तो आप जो है ना पोजिशनल वैल्यू ए की ऑपोजिट्स, उनका जो प्लेस वैल्यू है, सभी कुछ अच्छे से याद कर ले तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इन क्वेश्चन को करना, ओके। बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है कि UVWXYZ वृत्त में केंद्र के एक वृत्त में बैठे हैं, केंद्र की ओर मुँह करके, ठीक है। YV के बाईं ओर है, WY के दाईं ओर है, ZU और X के बीच में है एंड WU के निकटतम दाएं है। तो V का निकटतम पड़ोसी W के निकटतम दाएं है, V के निकटतम बाएं कौन है, ओके। यहाँ पर आपका V छूट गया है। क्वेश्चन है आपका कि V के निकटतम दाएं कौन है, ओके। तो सिंपल है, आपकी पजल है, सर्कुलर पजल आपको बनानी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो पजल की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप उसमें बेसिक्स से जाकर पढ़ सकते हैं और उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि आपका जो है कितने लोग हैं। क्वेश्चन में आपको 6 लोग नज़र आ रहे हैं, UVWXY और Z। तो 6 आप प्लेस बना लें ऐसे, 4 5 6, ओके। अब आपको बारी बारी से बैठाना है जैसे जैसे क्वेश्चन में कहता जाए। सबसे पहले तो कह रहा है VY के बाईं ओर है, VY के बाईं ओर है यानी लेफ्ट में है, ओके। अगली लाइन कह रहा है WY के दाईं ओर है यानी W जो है वो राइट में है। नेक्स्ट है कि ZU और Z जो है वो U और X के बीच में है एंड U W के निकटतम दाएं है यानी U जो है वो W के सबसे पास में दाएं है, ओके। तो U की पोजीशन हो गई यहाँ पर और Z जो है वो U और X के बीच में है। तो इस तरीके से हमने सभी पर्सन्स को जो है वो बैठा दिया है, UVWXYZ। 6 पर्सन हमारे बैठ गए हैं। प्रश्न आपसे पूछा है कि V के निकटतम बाएं कौन है, यानी V के नियरेस्ट जो है वो बगल में नेबर वो लेफ़्ट में कौन है। तो सिंपल सा आपका X है, ओके। ये पूछा है आपसे, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर है 7 कि यदि निश्चित कोड भाषा में SIR को PSP IPR लिखा जाता है
तो उसी कूट भाषा में MAN को क्या लिखा जाएगा? अगेन इस क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए सभी अल्फ़ाबेट्स की पोजिशनल वैल्यू। आपको अगर वो याद है तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ओके, SIR को लिखा जा रहा है क्या? SIR को लिखा जा रहा है PS, PI और PR। ओके, सो आपको लिखना है MAN को क्या लिखा जाएगा बताना है आपको। सरल सा क्वेश्चन है। सो अगर बात करें इस क्वेश्चन को थोड़ा ब्रेक करें जो हमें ये दिया गया है, तो ये हमारा S है, ये I है और ये R है ठीक है। एंड जो P है वो सबके आगे यूज़ किया गया है। ओके, तो सिंपल हमें भी MAN के आगे P जोड़ देना है। जब हम ऐसा कर देंगे तो हमें PMPAPN यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ओके, इतना सिंपल था। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे, वो पोजिशनल वैल्यू में स्क्वायर, क्यूब, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ऑपोजिट सब कर रहे होंगे, लेकिन ये इतना सरल था। ओके, जिन बच्चों का आंसर आ गया था वेरी गुड। पढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, और ये ऐसा प्रश्न है कि आपके प्रश्न पत्र में पूछा भी जाएगा और आपको इसे सॉल्व करना भी होगा, क्योंकि ये सरल दिखता है मगर टाइम बहुत खर्च होता है। तो अपनी आप जो आपकी कैलकुलेशन है उसे आपको बहुत अच्छा करना है। ओके, आपको प्रॉपर डिवाइड करना है और उसे बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। ओके, सो अगर देखिए हम ऑप्शन जो हमारा जो पहला A पॉइंट है 6/7, 6/7 का अगर हम डिवाइड करें तो हमें प्राप्त होगा कितना? 0.857। 11/13 इससे प्राप्त होगा 0.846, राइट। अगर आगे की बात करें 16/9 के, तो इसे सॉल्व करने पे मिलेगा 0.842। और नेक्स्ट की बात करें 19/22 की, तो 0.863। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। सिंपल आपको क्रम सेट करना है। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा C, ओके, देन B, देन A, देन D। तो इस तरीके से हमें एक पैटर्न प्राप्त हो जाएगा जो हमें ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा है। सो अगर आप अच्छे से डिवीज़न करते हैं और जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाएंगे तो आपको ये प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओके, अगर एक छोटी सी भी गलती कर दी तो ये बिल्कुल गलत हो सकते हैं ऐसे प्रश्न, ठीक है। सो आपको बिल्कुल 3 डिजिट तक सबका जो है कैलकुलेशन करना है, उसके बाद ही आपको ऑर्डर जो है वो सेट करना है इनका असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। ओके, सो इस तरीके से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है XY = 15 द्वारा दिया गया वक्र किसके परितः समामित होता है? एक्स एक्सिस जो है एक्स अक्ष के परितः, रेखा x बराबर y के परितः, मूल बिंदु के परितः, y अक्ष के परितः। XY = 15 द्वारा जो दिया गया हमारा वक्र है वो XY के परितः के बराबर होता है। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डेफिनेटली जुड़ जाइएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक आपको 2 कथन दिए गए हैं और फिर उन कथन के बेसिस पे आपको सही ऑप्शंस को कलेक्ट यानी सिलेक्ट करना है। ओके, कथन 1 कह रहा है कि एक बहुभुज की समामित रेखाओं की संख्या बहुभुज के शीर्षों के बराबर होती है। कथन 2 कह रहा है कि विषमबाहु त्रिभुज की समामित रेखाओं की संख्या 1 होती है। तो फिर अब आपको बताना है कि ये जो हमारे दोनों कथन दिए ये दोनों सही हैं, एक सही है दूसरा गलत है, या दोनों गलत है, या फिर आपका एक जो है वो गलत है दूसरा सही है।
बढ़ते हैं अब इसके आंसर की ओर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कथन ए जो है वो एक सत्य है परंतु दो असत्य है, सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न कह रहा है कि 25 के 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करो कि बड़े भाग का 6 गुना छोटे भाग के 4 गुने में जोड़ा जाए तो योग 130 हो जाए। बड़ा भाग फिर फाइंड आउट करना है आपको। ओके 25 के 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करो कि बड़े भाग का 6 गुना छोटे भाग के 4 गुने के में अगर जोड़ा जाए तो योग 130 हो जाए। ठीक है, इस प्रकार से आपको इक्वेशन सॉल्व कर इसे करना होगा। सबसे पहले तो हमें दोनों भागों का कुल योग कितना दिया गया है, दोनों भागों का योग दिया गया है 25 एंड बड़े भाग का 6 गुना, बड़े यानी बिग, ओके, बड़े भाग का 6 गुना छोटे भाग के 4 गुने के में अगर जोड़ते हैं तो 130 हो जाता है। ओके तो अब हमें मान लेना पड़ेगा कि जो हमारा बड़ा भाग है वो है x। ओके बड़ा भाग अगर x है तो जो हमारा छोटा भाग होगा उससे हम x को माइनस कर देंगे। ओके जो दोनों भागों में 25 में से। ओके तो ये हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी वो बनेगी 6x + 4 25 - x = 130। अब अगर हमने इसे सॉल्व करा तो हमें प्राप्त हो जाएगा 6x + 25 चौको 100 - 4x = 130 यानी 2x, ये सॉल्व करा 2x = 130 - 100, 2x बराबर हो जाएगा 30, x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 15। ओके तो यहाँ से आपको जो बड़ा भाग है जो हमने माना था, लेट किया था, वो आपको पता चल गया 15 यानी ऑप्शन नंबर 4। सो इस तरीके से आपने देखा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, राइट। बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अगला प्रश्न है, यदि जयेश एक साइकिल 1200 रुपये में खरीदता है और उसे 1100 रुपये में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का जो है हानि हुई, आपको बताना है। 1200 रुपये में खरीदी, 1100 रुपये में बेची तो कितने % की हानि हुई। आप इसे सिंपल फॉर्मूले से कर सकते हैं। CP आपको दिया है 1200, SP दिया है 1104। सबसे पहले आपको हानि निकाल लेना होगा, ठीक है। हानि यानी लॉस बराबर होता है CP - SP, यानी 1200 में से 1104 गए, कितना बचा 96 आपका लॉस आ गया। अभी लॉस % निकालने के लिए आपको फॉर्मूला दूसरा लगाना होगा। लॉस % बराबर होता है लॉस अपॉन CP × 100। सिंपल आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 96 अपॉन 1200 × 100 बराबर 2 0 से 2 0 कट गए, 12 से 12 8 होता है 96 यानी 8% की हानि। सो आपने देखा कितना सरल प्रश्न है ये आपका। 8% की हानि आपको यहाँ पर दिख गई है जो कि सेकंड ऑप्शन में आपको गिवन है। ओके सो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, मैथ्स के, रीजनिंग के और जो आपका हरियाणा जी के हैं उनसे भी। तो अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को चेक नहीं किया तो डेफिनेटली कर लीजिएगा। ओके सो यहाँ पर फिनिश हो जाते हैं आपके ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न रीजनिंग और मैथ्स के। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने आपको पहले से आते थे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।